नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो भारत के आने वाले कल के लिए काफ़ी अहमियत रखते हैं। सोचिए, एक तरफ देश के अंदर तरक्की की रफ्तार तेज करनी है, तो दूसरी तरफ दुनिया में जो उथल-पुथल मची है, उसमें भी अपने हितों को साधना है। तो आज हम इसी नज़रिए से 3 खास विषयों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे कि हम जो गाड़ियाँ खरीदते हैं, उन पर टैक्स कैसे लगना चाहिए। क्या सिर्फ साइज़ देखकर या ये देखकर कि गाड़ी हवा को कितना साफ या गंदा कर रही है। फिर बात करेंगे समंदर के रास्ते व्यापार की रीढ़ यानी बड़े बड़े जहाज़ों की। जानेंगे कि भारत में ज़्यादा बड़े जहाज़ क्यों नहीं बन पा रहे हैं और क्या सरकार की जो नई कोशिशें हैं वो रंग लाएंगी। और आखिर में नज़र डालेंगे ईरान के चाबहार पोर्ट पर और पश्चिम एशिया में बदलते रिश्तों पर। समझेंगे कि अमेरिका के एक फैसले से भारत के सामने क्या नई चुनौती आ गई है और इस पूरे इलाके में क्या चल रहा है। तो तैयार है? चलिए इन जरूरी मुद्दों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कहानी क्या कहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ियों की और उन पे लगने वाले टैक्स की। हम सब जानते हैं कि गाड़ियां, बसें, ट्रक हमारी जिंदगी और अर्थव्यवस्था का जरूरी हिस्सा है। लेकिन एक सच ये भी है कि इनसे प्रदूषण भी बढ़ता है, खासकर बड़े शहरों में। सोचिए, इसी साल 2024 में हर रोज औसतन 71,000 नई गाड़ियां सड़कों पर उतरी। ये बहुत बड़ी संख्या है और इनमें से ज्यादातर करीब 93% पेट्रोल या डीजल वाली ही थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अभी भी सिर्फ 7% ही थी। हाँ, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का अभी उतना जोर ना पकड़ पाने की वजह भी सीधी सादी है। एक तो ये अभी भी पेट्रोल डीजल गाड़ियों के मुकाबले महंगी पड़ती हैं। फिर लोगों के मन में एक डर रहता है कि कहीं लंबा सफर करते हुए बीच रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो क्या होगा। और तीसरी बात, चार्जिंग स्टेशंस अभी हर जगह आसानी से मिलते नहीं है। तो जब तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां आम नहीं हो जाती, तब तक पेट्रोल डीजल गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। तो अब सवाल उठता है कि सरकार प्रदूषण कम करने के लिए टैक्स का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। अभी जो सिस्टम है उसमें गाड़ी पर जीएसटी तो लगता ही है, जो आमतौर पर 28% होता है। लेकिन इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टैक्स भी लगता है जिसे सेस कहते हैं। ये एक्स्ट्रा टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि गाड़ी कितनी लंबी है, 4 मीटर से कम या ज्यादा, और उसका इंजन कितना पावरफुल है, 1200 सीसी से कम या ज्यादा। मतलब छोटी गाड़ी, कम पावर वाला इंजन तो कम एक्स्ट्रा टैक्स, बड़ी गाड़ी, ज्यादा पावर वाला इंजन तो ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स। यहीं पर सोचने वाली बात आती है, क्या टैक्स सिर्फ गाड़ी के साइज और इंजन पावर पर ही लगना चाहिए या फिर इस बात पर लगना चाहिए कि गाड़ी असल में हवा में कितना जहर घोल रही है, यानी कार्बन कितना छोड़ रही है। यहीं से एक नया आइडिया आता है जिसे कुछ लोग बोनस मालूस या फीबेट सिस्टम कहते हैं। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है पर आइडिया बड़ा सीधा है। अच्छा, ये बोनस मालूस क्या चीज है? थोड़ा आसान करके समझाएंगे। जरूर। देखिए, बोनस का मतलब है इनाम। अगर आप ऐसी कार खरीदते हैं जो कम धुआं छोड़ती है, पर्यावरण के लिए बेहतर है, तो सरकार आपको टैक्स में छूट देगी, यानी आपकी गाड़ी थोड़ी सस्ती पड़ेगी। और मालूस का मतलब है सजा या जुर्माना। अगर आप ऐसी कार चुनते हैं जो ज्यादा प्रदूषण फैलाती है, तो आपको उस पर ज्यादा टैक्स देना होगा। मतलब साफ गाड़ी खरीदो तो फायदा, ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ी खरीदो तो जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। अरे वाह, ये तो सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। मतलब अच्छा काम करने पर इनाम और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना। लेकिन क्या इस तरह के सिस्टम से सरकार पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा? छूट देने के लिए पैसा कहां से आएगा? यही तो इसकी खासियत है। ये सिस्टम ऐसा बनाया जा सकता है कि सरकार को अपनी जेब से पैसा न लगाना पड़े। जो ज्यादा पैसा मारूस यानी जुर्माने के तौर पर ज्यादा प्रदूषण वाली गाड़ियों से आएगा, उसी पैसे को बोनस यानी छूट के तौर पर कम प्रदूषण वाली गाड़ियों को दे दिया जाएगा। एक तरह से हिसाब बराबर। और इसके फायदे भी कई हैं। लोगों को कम प्रदूषण वाली गाड़ियां खरीदने का बढ़ावा मिलेगा और गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को भी लगेगा कि भाई अब तो कम धुआं छोड़ने वाले इंजन बनाने ही पड़ेंगे, वरना हमारी गाड़ियां महंगी हो जाएंगी और बिकेंगी नहीं। ये तो हुई थ्योरी की बात। क्या सच में किसी देश ने ऐसा करके देखा है और क्या ये कामयाब रहा? ये बाकी देशों के मुकाबले 2 गुनी तेजी से हुआ सुधार था। साफ सुथरी कारों की बिक्री जबरदस्त तरीके से 80% तक बढ़ गई। और कमाल की बात यह है कि कई सालों तक तो सरकार को इस सिस्टम से कमाई ही हुई। मतलब जुर्माने से इतना पैसा आया कि छूट देने के बाद भी पैसा बच गया। अच्छा। मतलब फ्रांस में ये हिट रहा। और कोई देश? नीदरलैंड्स ने भी कार्बन उत्सर्जन के आधार पर टैक्स लगाकर गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में कामयाबी हासिल की है। तो ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, ये तरीका काम करता है। ये न सिर्फ ग्राहकों को सही चुनाव करने में मदद करता है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को भी साफ सुथरी टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मौजूदा टैक्स सिस्टम जो सिर्फ लंबाई और इंजन देखता है, वो शायद अधूरा है। अगर टैक्स लगाते वक्त ये भी देखा जाए कि गाड़ी पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रही है, तो इससे सबको फायदा हो सकता है। ग्राहकों को, कंपनियों को, सरकार को और सबसे बढ़कर हमारे पर्यावरण को। और हाँ, भारत ने जो 2070 तक कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल खत्म करने का लक्ष्य रखा है, उसमें भी ये एक मददगार कदम साबित हो सकता है। चलिए अब गाड़ियों से हटकर समंदर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं भारत के जहाज बनाने वाले उद्योग की, यानी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की।
हाल ही में सरकार ने इस सेक्टर में जान फूंकने के लिए एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है, करीब 70,000 करोड़ रुपए का। मकसद है कि भारत में भी बड़े बड़े आधुनिक जहाज बने। हाँ, ये पैकेज सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि 2015 में भी सरकार ने एक ऐसा ही पैकेज दिया था जो अगले साल खत्म होने वाला है। और अगर सच कहें तो उसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं रहा। अगर हम पिछले 10 सालों को देखें और उसमें नौसेना के लिए बने जहाजों को न गिने तो पूरे भारत में व्यापार के लिए मुश्किल से 6 या 7 छोटे जहाज ही बने हैं, सिर्फ 6-7, जबकि चीन, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देश हजारों जहाज बना रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर हम इस मामले में इतने पीछे क्यों हैं? इतना पैसा लगाने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिली? इसकी कुछ खास वजह हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहली वजह है हमारा जहाज बनाने का तरीका थोड़ा पुराना और धीमा है। जैसे आजकल कारें हैं, एक असेंबली लाइन पर फटाफट बनती हैं, जहां हर कोई अपना छोटा छोटा काम करता जाता है और गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। वैसा जहाजों के साथ हमारे यहाँ कम होता है। हमारे ज्यादातर शिपयार्ड में जहाज एक ही जगह खड़ा रहता है और उसमें एक एक करके पुर्जे जोड़े जाते हैं। इसे बनाने से ज्यादा निर्माण या कंस्ट्रक्शन कहना ठीक होगा। इसमें वक्त बहुत लगता है। चीन के मुकाबले 2-3 साल ज्यादा लग सकते हैं, और जब वक्त ज्यादा लगेगा तो जाहिर है खर्चा भी बढ़ेगा। फिर खरीदार क्यों भारत से जहाज बनवाएगा? ऊपर से जहाज के बड़े बड़े भारी हिस्सों को उठाने और सही जगह लगाने के लिए जिन विशाल क्रेनों की जरूरत होती है, उनकी भी हमारे पास कमी है। दूसरी बड़ी दिक्कत है सहायक चीजों की कमी। जहाज सिर्फ लोहे का ढांचा नहीं होता, उसमें बड़े बड़े इंजन लगते हैं, पंखे यानी प्रोपेलर लगते हैं, रास्ता बताने वाले आधुनिक सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम्स लगते हैं और न जाने क्या क्या। इन सब चीजों को एंसिलरी कहते हैं। परेशानी ये है कि हमारे देश में इन जरूरी चीजों को बनाने वाली फैक्ट्रियों का पूरा जाल, मतलब इकोसिस्टम, ठीक से बना ही नहीं है। मान लीजिए शिपयार्ड को एक खास किस्म का इंजन चाहिए, तो हो सकता है उसे विदेश से मंगाना पड़े। इसमें फिर से वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। जबकि चीन में जहां बड़े शिपयार्ड हैं, अक्सर उनके आसपास ही इंजन, प्रोपेलर, नेविगेशन सिस्टम बनाने वाली कंपनियां भी होती हैं, तो उन्हें सब कुछ जल्दी और शायद सस्ता मिल जाता है। और एक तीसरी बहुत अहम वजह है मांग की कमी, यानी डिमांड ही नहीं है। अब सोचिए, अगर भारत में बने जहाजों को खरीदने वाले ही कम होंगे तो शिपयार्ड के मालिक नई महंगी मशीनों और टेक्नोलॉजी में पैसा क्यों लगाएंगे? उन्हें डर लगेगा कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए। और जब वो पुरानी तकनीक से ही काम चलाते रहेंगे तो जहाज बनने में देर लगेगी, शायद क्वालिटी भी उतनी अच्छी ना हो, तो फिर लोग उनसे जहाज क्यों खरीदेंगे? ये एक ऐसा चक्कर बन गया है जिससे निकलना मुश्किल हो रहा है। मांग नहीं, इसलिए नई टेक्नोलॉजी नहीं, और नई टेक्नोलॉजी नहीं, इसलिए मांग नहीं। एक दुष्चक्र है ये। तो सरकार अब इस नए भारी भरकम पैकेज से इन्हीं तीनों मुश्किलों को दूर करने की कोशिश कर रही है। पहला, शिपयार्ड को आधुनिक बनाना, नई मशीनें, नई तकनीक देना। दूसरा, शिपयार्ड के आसपास ही जहाज के पुर्जे और दूसरे जरूरी सामान बनाने वाली छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज का एक पूरा ग्रुप यानी क्लस्टर बनाना, ताकि सब कुछ पास में ही मिल जाए। और तीसरा, जो लोग जहाज खरीदना चाहते हैं उनकी मदद करना। इसके लिए जहाजों को इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया है। इसका फायदा ये होगा कि जहाज खरीदने के लिए बैंकों से लोन लेना शायद आसान हो जाएगा, जैसे सड़क या बिजली प्लांट बनाने के लिए मिलता है। लेकिन ना, यहाँ एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है। मान लीजिए आपने एक बहुत आलीशान 5 स्टार होटल बना दिया जिसमें दुनिया की सारी सुविधाएं हैं, पर अगर उसमें कोई रहने ही ना आए, कोई बुकिंग ही ना हो, तो उस होटल का क्या फायदा? पैकेज देना, टेक्नोलॉजी लाना, ये सब अपनी जगह ठीक है, पर सबसे जरूरी चीज क्या ये नहीं है कि भारत में बने जहाजों की मांग पैदा की जाए? अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो शिपयार्ड किसका इंतजार करेंगे? बिल्कुल सही सवाल है। मांग पैदा करना सबसे अहम है, और इसके तरीके सोचे जा सकते हैं। जैसे भारत सरकार आजकल ग्रीन फ्यूल यानी पर्यावरण के अनुकूल ईंधन जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया बनाने पर बहुत जोर दे रही है। भविष्य में हम ये ईंधन अपने बंदरगाहों जैसे काकीनाडा और कोची से दूसरे देशों को भेजेंगे, तो सरकार ये शर्त लगा सकती है कि ये सारा ईंधन सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया जहाजों में ही लाद कर भेजा जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो जहाज बनाने वालों को पक्का ऑर्डर मिल जाएगा। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। और कुछ? एक और उदाहरण देखिए, हमारी जो बड़ी सरकारी तेल कंपनियां हैं वो हर साल भारी मात्रा में कच्चा तेल विदेशों से खरीद कर लाती हैं। सरकार उनके लिए ये जरूरी कर सकती है कि आप जितना भी तेल लाएंगे उसका एक तय हिस्सा, मान लीजिए 10% या 20%, सिर्फ भारत में बने तेल के टैंकरों में ही लाएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर से भारतीय शिपयार्डों को काम मिलेगा। ये असल में देश की इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की नीति, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी को देश के व्यापार की नीति यानी ट्रेड पॉलिसी से जोड़ने जैसा है, तभी शायद बात बनेगी। ठीक है, तो ये तो हुई देश के अंदर की बात, गाड़ियों पर टैक्स और जहाज बनाने की चुनौतियां। अब थोड़ा बाहर की दुनिया की तरफ देखते हैं, खासकर पश्चिम एशिया की तरफ, और बात करते हैं ईरान में बने चाबहार पोर्ट की। ये बंदरगाह भारत के लिए क्यों इतना खास है? चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान के रास्ते जाए बिना सीधे समंदर के रास्ते ईरान पहुंच सकता है, और फिर वहां से जमीन के रास्ते अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तक अपना माल भेज सकता है। ये भारत को व्यापार के लिए एक अहम और वैकल्पिक रास्ता देता है।
लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच तो तनाव रहता है और अमेरिका ने ईरान पर कई तरह की पाबंदियां यानी सैंक्शंस लगा रखे हैं। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर एक खास चीज समझनी होगी, सैंक्शन वेवर। अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसका मतलब है कि दुनिया के ज्यादातर देश और कंपनियां ईरान के साथ आसानी से व्यापार या निवेश नहीं कर सकती। लेकिन 2018 में अमेरिका ने भारत को एक विशेष छूट दी थी। ये छूट सिर्फ चाबहार पोर्ट को विकसित करने के काम के लिए थी। अमेरिका ने कहा था कि भारत इस पोर्ट पर ईरान के साथ मिलकर काम कर सकता है और इस काम पर अमेरिकी पाबंदियां लागू नहीं होंगी। इसी छूट यानी वेवर के भरोसे भारत आगे बढ़ा और इसी साल मई 2024 में ईरान के साथ एक बड़ा समझौता किया कि भारत अगले 10 साल तक चाबहार के एक हिस्से शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल को चलाएगा और उसे विकसित करेगा। भारत ने इसमें पैसा भी लगाया है। अच्छा, तो ये वेवर यानी छूट मिली हुई थी, फिर अब क्या हुआ? अब ताज़ा खबर ये है कि 17 सितंबर को अमेरिका ने भारत को दी गई ये खास छूट वापस ले ली है, यानी वो वेवर खत्म कर दिया गया है और यहीं से भारत के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अब सवाल ये है कि भारत ने जो समझौता किया है, जो पैसा लगाया है, उसका क्या होगा? क्या भारत अब वहाँ काम जारी रख पाएगा? और अगर नहीं, तो मध्य एशिया तक पहुँचने की भारत की जो योजना थी, उसका क्या होगा? ये स्थिति और भी पेचीदा इसलिए हो जाती है क्योंकि भारत एक तरफ तो ईरान के साथ चाबहार पर काम कर रहा था और दूसरी तरफ वो अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल जैसे देशों के साथ मिलकर एक और बड़े रास्ते इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC की भी बात कर रहा है। ये दोनों रास्ते एक तरह से अलग अलग गुटों के लगते हैं। हाँ, ये तो सच में उलझी हुई स्थिति लग रही है। और क्या पश्चिमी एशिया में और भी कुछ बदल रहा है जिसका इस पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल, हाल के दिनों में खासकर जब से इजराइल और ईरान के बीच सीधी टक्कर हुई है, तब से पश्चिम एशिया की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहली बात, खाड़ी के जो अरब देश हैं, जैसे सऊदी अरब, UAE, वो अब इजराइल की बढ़ती ताकत और उसके रवैये को थोड़ी शक की नजर से देखने लगे। उन्हें लग रहा है कि इजराइल शायद इलाके में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। दूसरी बात, इन अरब देशों का अमेरिका पर जो भरोसा था कि वो उनकी सुरक्षा की गारंटी देगा, वो भी कमजोर हुआ है। उन्हें लग रहा है कि शायद अमेरिका जरूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए उतना आगे न आए। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये है कि ये देश अब अपनी सुरक्षा के लिए नए दोस्त और नए इंतजाम ढूंढ रहे हैं। जैसे सऊदी अरब और पाकिस्तान ने हाल ही में आपस में एक रक्षा समझौता किया है। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान को इस सऊदी पाकिस्तान की दोस्ती से उतनी चिंता नहीं है जितनी उससे पाकिस्तान और अमेरिका की बढ़ती नजदीकी से है। ईरान को लगता है कि इलाके के देश तो आपस में बात करके मसले सुलझा सकते हैं, लेकिन अमेरिका जैसी बाहरी ताकत का दखल ज्यादा खतरनाक है। और चाबहार के मामले में ईरान का क्या रुख दिख रहा है? यहाँ एक और गौर करने वाली बात है। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO की एक बड़ी बैठक हुई थी। उसमें ईरान के राष्ट्रपति ने चाबहार पोर्ट की बड़ी तारीफ की और कहा कि इसे ईरान के रेलवे लाइन से जोड़कर चीन, मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक ले जाया जाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी बातों में चीन का जिक्र कई बार किया, पर भारत का जिक्र न के बराबर किया, जबकि चाबहार को विकसित करने में मुख्य भूमिका तो भारत की रही है। इससे थोड़ा ऐसा इशारा मिलता है कि शायद ईरान अब चीन को ज्यादा महत्व दे रहा है और भारत थोड़ा पीछे छूट रहा है। तो भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? इतनी सारी मुश्किलों के बीच भारत क्या कर सकता है? अमेरिका के छूट वापस लेने के बावजूद भारत चाबहार का इस्तेमाल जारी रखने के रास्ते तलाश रहा है। हाल ही में भारत ने आर्मेनिया और उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर एक मीटिंग की है ताकि चाबहार के जरिए इन देशों के साथ व्यापार को कैसे आसान बनाया जाए, इस पर बात हो सके। अब भारत को बहुत ही सावधानी से एक स्वतंत्र रवैया अपनाकर आगे बढ़ना होगा। ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। भारत को ऐसा संतुलन बनाना होगा कि वो न तो अमेरिका और पश्चिमी देशों से बिल्कुल दूर हो जाए और न ही रूस और चीन के इतने करीब चला जाए कि पहले वाले नाराज हो जाए। जरा सा भी संतुलन बिगड़ा तो दोनों तरफ से भरोसा खोने का खतरा है। वाकई ये तो बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। तो आज हमने 3 अलग अलग लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े हुए मुद्दों पर बात की। पहला, गाड़ियों पर टैक्स लगाते वक्त प्रदूषण को आधार बनाना कितना फायदेमंद हो सकता है। दूसरा, भारत के जहाज बनाने के सपने को हकीकत बनाने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं बल्कि असली मांग पैदा करना जरूरी है। और तीसरा, चाबहार पोर्ट के जरिए भारत की उम्मीदें कैसे पश्चिम एशिया की मुश्किल राजनीति और अमेरिका के फैसलों के बीच फंस गई हैं। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि भारत के सामने अंदरूनी चुनौतियां भी हैं, जैसे गाड़ियों का टैक्स सिस्टम सुधारना, जहाज उद्योग को खड़ा करना और बाहरी दुनिया की जटिलताएं भी हैं, जैसे चाबहार, अमेरिका, ईरान, चीन के बदलते रिश्ते। तो सवाल ये है कि आने वाले 10 सालों में भारत को किस तरह की मिली-जुली, दूर तक सोचने वाली रणनीति अपनानी होगी ताकि वो घर में भी तरक्की कर सके और दुनिया के मंच पर भी अपने हितों को कामयाबी से साध सके। ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है। इस गहरी और दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।